हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए जा रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक टाइप है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 रिएक्शन। तो रिएक्शन बोर्ड की एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको लिख लिख के याद करना है। 3 to 4 मार्क के क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो जो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए यदि दोनों रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड होगा, वैसे रिएक्शन को हम बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। देखो, व्हेन टू मॉलिक्यूल टेक्स पार्ट in determining the rate of reaction, when two molecule takes part in determining the rate of reaction, it is called bimolecular nucleophilic substitution। तो देखो, ये रिएक्शन है, तो आपको पहले याद रखना है कि CH3Cl जब OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, ये OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, तो Cl माइनस इज सब्स्टिट्यूटेड बाई OH, तो Cl निकल जाएगा, इन प्लेस ऑफ Cl क्या आ जाएगा OH, तो क्या बन जाएगा CH3OH और Cl निकल गया। ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि हमको एग्जाम में ये जो एग्जाम्पल है ना, अपने आप खुद लिखना है। तो याद रखना लेना, CH3Cl क्लोरोमीथेन की OH माइनस के साथ रिएक्शन करेंगे तो Cl माइनस इज सब्स्टिट्यूटेड बाई OH माइनस, Cl माइनस रिमूव हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ कौन आ जाएगा OH माइनस, Cl रिमूव होगा इन फॉर्म ऑफ Cl माइनस A। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द, और बोल सकते हो डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। तो CH3Cl के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो लिखा है हियर द रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट। ये नॉर्मली ये जो है ना, जो हमने जो पढ़ा है ना, वो अभी तक यह 3-4 लाइन वो केमिकल काइनेटिक्स की है। ओके, तो जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लेंगे ना, तो ये तो नॉर्मल लगेगा ये क्या है। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि SN2 क्या रिएक्शन का एग्जांपल है, उसका रेट है ना, वो दोनों रिएक्टेंट पे डिप के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। बस अब देखते हैं CH3Cl है ना, ये CH3Cl में कार्बन और Cl के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो कोवैलेंट बॉन्ड है कार्बन और Cl के बीच में, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कहां होने चाहिए, कार्बन और Cl के बीच में। लेकिन Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, तो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन बीच में न रह के Cl के नजदीक चले जाते हैं, तो Cl एक्वायर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन एक्वायर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है ना, वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करता है। तो दो चीज होती है कि कार्बन और Cl के बीच में जो पुराना बॉन्ड है ना, वो पुराना बॉन्ड ब्रेक होता है। तो देखो, एक कार्बन और Cl के बीच में जो पुराना बॉन्ड है वो पार्शियली ब्रेक हो जाएगा, पार्शियली ब्रेक होगा। देखो तुतक दिखाई रही है ना, पार्शियली ब्रेक होगा। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, OH माइनस का ऑक्सीजन है, उसके बीच में पार्शियली बॉन्ड बनेगा। तो याद रखना, जब न्यूक्लियोफिलिक OH माइनस पॉजिटिवली चार्ज, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करता है, तो दो चीज होती है, एक C और Cl के बीच का बॉन्ड है ना, वो पार्शियली ब्रेक होगा, और C और OH के बीच में नया बॉन्ड बनेगा पार्शियली। दोनों एक साथ होगा, एक साथ।
कोई बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनेगी, याद रखना, बीच में कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनेगी। एक ही स्टेप में सब कुछ होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, ये OH माइनस है और ये CH3Cl। ये जो CH3Cl में जो कार्बन है ना, वो कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका शेप कौन सा होगा? टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल शेप ही है। देखो शेप की हम बात करते हैं, देखो ये टेट्राहेड्रल शेप इस तरह हो गया, तो ये Cl है और ये 3H। ओके, तो जब OH माइनस अटैक करेगा ना, तो कहां से अटैक करेगा? तो जो Cl माइनस है ना, वो Cl माइनस, ये देखो ये Cl माइनस आपकी ओर बताओ, ये फ्रंट साइड है। तो OH माइनस Cl माइनस के ऑपोजिट साइड से, Cl माइनस फ्रंट साइड से, तो बैकवर्ड साइड से OH माइनस अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, पिछले बर्नर से, हाँ पिछले दरवाजे से आएगा। तो OH माइनस वो Cl माइनस है ना, वो फ्रंट साइड है, उसके बैकवर्ड साइड से अटैक करेगा। अब जब अटैक करता है तो क्या होता है? ये जो 3 कार्बन है ना, वो 3 कार्बन एक ही प्लेन में आ जाएंगे, मतलब ऐसा हो जाएगा, ये 3 कार्बन एक ही प्लेन में आ गए, इस तरह एक प्लेन में। टेक्स्ट बुक में डायग्राम इस तरह का है, लेकिन ये बोर्ड पे जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, वो 2 डायमेंशनल डायग्राम, और जो आप देख रहे हैं ना वो 3 डायमेंशनल है। तो देखो एक, और ये Cl माइनस आपकी ओर है, और OH माइनस जो अटैक करता है ना, वो यहां के वो 3 हाइड्रोजन एक प्लेन में है, Cl माइनस फ्रंट साइड और OH माइनस होगा वो बैकवर्ड साइड पे आ जाएगा। ओके, तो याद रखना OH माइनस कहां से अटैक करता है? बैकवर्ड साइड ऑफ Cl माइनस। ओके, जब OH माइनस यहां पे अटैक करता है ना, तो समझो क्या क्या होता है। एक, C और Cl के बीच में बॉन्ड वो पार्शियली ब्रेक हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियली नया बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो 3 हाइड्रोजन है एक ही प्लेन में आ जाएगी। उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही हो रही है, लेकिन वो बीच का जो स्टेज होता है ना, डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं मिल जाती। लेकिन समझो कि आप यहां पे हो तो आप रिएक्टेंट हो, आप घर पे चले जाएंगे तो घर आपका प्रोडक्ट है। तो जैसे ही आप यहां से रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं, आप रिएक्टेंट से निकलेंगे, बीच में रास्ता आएगा ना, रास्ते पे जाएंगे, कोई आपको देखेगा तो वो कहां पे, आप क्लास पे हो? नहीं। आप घर पे हो? नहीं। तो बीच का जो स्टेट होता है ना, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का, लेकिन ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं है। ये ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन देखो कितनी वैलेंसी है, नॉर्मली कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। यहां पे देखो 5 वैलेंसी है, तो पेंटावैलेंट है। और ये पेंटावैलेंट है मतलब हम बोलेंगे अनस्टेबल है। कैसा है? अनस्टेबल। अनस्टेबल है, पेंटावैलेंट है, वो कैसा है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा? Cl माइनस यहां से निकल जाएगा और OH माइनस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा। जो पार्शियली बॉन्ड था ना, वो कंप्लीट बॉन्ड हो जाएगा। तो देखो अब क्या होगा? Cl माइनस यहां से चला जाएगा, ओके, विड्रॉ हो जाएगा, चला जाएगा, लिविंग ग्रुप है, चला गया। OH माइनस और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, और जो 3 हाइड्रोजन थे ना, अब OH से दूर चले जाएंगे। देखो OH से दूर चले जाएंगे। इतना याद रह गया? इसमें कुछ डाउट है? बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो जब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करता है, तब क्या होता है कि C और Cl के बीच में पार्शियली बॉन्ड ब्रेक होता है,
कार्बन और OH के बीच में, O के बीच में पार्शियली नया बॉन्ड बनता है और ये जो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे एक प्लेन में नहीं थे, यहाँ पे एक प्लेन में आ जाएंगे। ट्रांजिशन स्टेट उसको बोलेंगे, उसको इंटरमीडिएट स्टेट नहीं बोलेंगे। ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? पेंटावैलेंसी है, वो अनस्टेबल है। तो यहां से अनस्टेबल है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से Cl माइनस निकल जाएगा। और C और OH के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, कंप्लीटली बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। और वो 3 हाइड्रोजन है और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है ना OH माइनस, उससे दूर चले जाएंगे। इतना याद रह गया ना। अब देखो क्या होता है, यहां पे देखो क्या है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन उस डायरेक्शन में, जब यहां पे OH अटैच होता है ना, देखो वो उस डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो अरेंजमेंट है ना, कॉन्फ़िगरेशन है ना, कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट, वो उल्टी हो जाएगी, तो इन्वर्जन हो जाएगा। Therefore it is known as inversion of configuration। देखो यहां पे क्या था, 3H उस साइड थे, उस साइड हो गए। हाँ, जिस तरह हम बात करते हैं कि अम्ब्रेला है, समझ लो मेरा ये अम्ब्रेला है, गेस कर लो, और एकदम वाइंड स्टॉर्म आया तो हम बोलते ना वो कौवा बन गई, उल्टा हो जाएगा ना, ये यहां से ऐसा हो जाएगा, उस साइड ऐसा हो जाता है, उसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज वेल्डन इन्वर्जन। एक टॉपिक यहां तक, इसके बारे में लिखना है, वो टेक्स्ट बुक में देख लेना किस तरह लिखना है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरा एक टॉपिक इसमें है, जब ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एक कार्बन पे अटैक करता है, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जब एक कार्बन पे अटैक करता है ना, तब एक कार्बन के साथ जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम यहां पे जो अटैच होते हैं, वो यहां पे हिंड्रेंस, स्टीयरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, बीच में रुकावट डालते हैं, तो रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। देखो यहां पे तो कौन है? 3 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कैसे है? छोटे छोटे बच्चे हैं। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ एटम कौन सा है? स्मॉलेस्ट साइज वाला एटम कौन है? हाइड्रोजन। तो OH माइनस है ना, वो OH माइनस जब यहां पे अटैक करता है, तो यहां पे तो 3 हाइड्रोजन छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसकी स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत कम होती है, इसीलिए ये OH माइनस यहां पे आराम से अटैक कर लेता है। लेकिन देखो यहां पे जब इन प्लेस ऑफ H यदि कोई बल्कि ग्रुप आ जाए, तो हिंड्रेंस क्या होगा? ज्यादा। तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखते हैं, देखो जब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट इसके साथ अटैच करता है, ओके, ये हेलोजन जो कार्बन के साथ अटैच हुआ है वो किसी के साथ अटैच नहीं हुआ, उसको बोलते हैं मिथाइल हैलाइड में बोलता हूं। जब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट मिथाइल हैलाइड पे अटैक करता है, तब ये हाइड्रोजन की साइज बहुत छोटी छोटी है, तो स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत कम होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब देखो हेलोजन जो कार्बन के साथ अटैच है वो अनदर वन कार्बन प्राइमरी हैलाइड है। अब प्राइमरी हैलाइड में क्या होता है? देखो इसके कंपैरिजन में यहां पे देखो ना, तो यहां पे जो H है ना, वो H के बदले में यहां पे CH3। अब समझ लेना, जब ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट यहां पे अटैक करेगा, तो मिथाइल हैलाइड के कंपैरिजन में यहां पे तीनों 3 हाइड्रोजन छोटे छोटे थे, ये देखो बल्कि ग्रुप आ गया बड़ा, तो वो क्या करेगा? हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, तो रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। तो याद रखना, मिथाइल हैलाइड के कंपैरिजन में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम। अब देखो
यहाँ 2 हाइड्रोजन के बदले में 2 अल्काइल ग्रुप ला देते हैं हम यहाँ पे, एक अल्काइल ग्रुप और यहाँ पे दूसरा अल्काइल ग्रुप। अब बोलो, अब ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट यहाँ पे अटैक करेगा तो देखो मिथाइल हैलाइड के कंपैरिजन में प्राइमरी हैलाइड में हिंड्रेंस ज्यादा होगा। बोलो यहाँ पे जब अटैक करेगा तब यहाँ पे तो 2 अल्काइल ग्रुप है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा ज्यादा, स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या होगा ज्यादा, तो रिएक्टिविटी क्या होगी कम। यहाँ पे देखो हैलोजन जो कार्बन के साथ अटैच हुआ है वो अनदर 2 कार्बन के साथ अटैच हुआ है, तो कौन है सेकेंडरी हैलाइड। तो प्राइमरी हैलाइड के कंपैरिजन में सेकेंडरी हैलाइड की रिएक्टिविटी और कम होगी। अब देखते हैं हैलोजन जो कार्बन के साथ अटैच है वो अनदर 3 कार्बन के साथ अटैच है, 3 डिग्री है। ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो देखो 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन के बदले में कौन आ गया, एक अल्काइल ग्रुप, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप और तीसरा अल्काइल ग्रुप। अब सोचो, अब ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ये कार्बन पे अटैक करेगा तो यह कार्बन के साथ अटैच हुए तो बल्कि बहुत 3 बल्कि ग्रुप है तो हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा, तो रिएक्टिविटी क्या होगी कम। तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी उससे भी कम होगी। तो याद रखना SN2 मैकेनिज्म के लिए रिएक्टिविटी याद रखना, SN2 रिएक्शन के लिए मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। मिथाइल हैलाइड के कंपैरिजन में प्राइमरी हैलाइड की रिएक्टिविटी कम है, प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में टर्सरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम है। मिथाइल हैलाइड के कंपैरिजन में प्राइमरी, प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी और सेकेंडरी के कंपैरिजन में टर्सरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी कम है। ऐसा क्यों होता है फिर से देख लो, सिंस SN2 रिक्वायर्स द बैकसाइड अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बन बियरिंग द लिविंग ग्रुप, मतलब ये लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है ना उसके बैक साइड से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, मतलब हैलोजन के पीछे से अटैक करेगा। द प्रेजेंस ऑफ बल्की अल्काइल ग्रुप ब्लॉक्स द अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बन। यहां पे जो बल्की ग्रुप होते हैं ना वो ब्लॉक कर देगा, प्रेजेंस ऑफ बल्की अल्काइल ग्रुप block the approach of the nucleophile to the carbon due to steric hindrance, and due to steric hindrance the reactivity याद रखना सीक्वेंस मिथाइल हैलाइड की सबसे ज्यादा है, उससे कम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, उससे कम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और उससे कम है टर्सरी अल्काइल हैलाइड। ये अच्छी तरह तैयार कर लेना, टेक्स्ट बुक में से देख लेना, लिख के तैयार करना है। डिट्टो आना चाहिए टेक्स्ट बुक का, एग्जाम में पूछने के लिए चांसेस बहुत ज्यादा है इसके। हाँ तो याद रखना, अच्छी तरह कंप्लीट कर देना। तो SN2 रिएक्शन और दूसरा SN1 रिएक्शन उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।